This is the first part of homeostasis. Must watch all the parts to understand the homeostasis in more detail. Homeostasis. Homeostasis comes from the Greek word which means staying the same. The word homeo means same, and stasis means standing still, and in combinedly we can say homeostasis means staying the same, which means you are staying the same whether the environment is changing outside, whether you are eating a lot or whatever the condition outside, but your the body is in the same set point. आपकी बॉडी ने जो सेट पॉइंट सेट करके रखा ना, जैसे टेम्परेचर के लिए आपका टेम्परेचर हमेशा 37.5 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, whether the environment is cold or whether the environment is very hot outside. तो ये होम्योस्टेसिस सबसे अच्छा जो है वार्म ब्लडेड वाले कर पाते हैं, जैसे कि हम मैमल्स एंड बर्ड्स. ओके, तो होम्योस्टेसिस में हम पूरे यही डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन रहता है, हमारा हार्मोन लेवल कैसे मेंटेन रहता है, फिर हम जो भी हमारा वाटर लेवल कैसे मेंटेन रहता है. 70% वाटर होना चाहिए तो 70% वाटर ही होगा, ये कैसे मेंटेन रहता है. आइदर वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर और आइदर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर और आइदर देयर इज डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम. ओके, तो उस समय में भी ये सारी चीजें कैसे मेंटेन रहती है. बाहर का टेम्परेचर गर्म है, ठंडा है, फिर भी हमारे अंदर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है. तो हमारी बॉडी ना बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती है, अमेजिंग है हमारी बॉडी. तो हम सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम इसको डिटेल में देखेंगे. ओके, सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस. फर्स्ट इसको डिफाइन करते हैं. होम्योस्टेसिस इज एनी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू द कंडीशन दैट आर बेस्ट फॉर द सर्वाइवल, ताकि वो सर्वाइव कर सके, अपने अंदर की ना चीजों को मेंटेन करके रखता है ताकि वो ज्यादा दिन सर्वाइव कर सके. अगर मान लीजिए हमारा कोल्ड ब्लडेड की तरह, चूंकि हमको इतना सारा काम करना होता है, लेकिन अगर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की तरह हमारे भी बॉडी टेम्परेचर अगर चेंज होते रहती वेदर के साथ, तो क्या होता, हमको भी ना बियर की तरह गड्ढे खोद करके छुपना पड़ता, या फ्रॉग की तरह समर स्लीप या फिर एस्टिवेशन और हाइबरनेशन हम लोगों को भी ये सारी चीजें करनी पड़ती. हाँ, फॉक्स बियर की तरह, लेकिन हम नहीं करते हैं. हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहती है, सब कुछ मेंटेन रहता है बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होम्योस्टेसिस ना बहुत अच्छे से डेवलप्ड रहता है. एंड एग्जांपल्स ऑफ द होम्योस्टेसिस आर द thermoregulation, blood glucose regulation, baroreflex in the blood pressure regulation and osmoregulation. तो बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी में रेगुलेट होती है. एंड इसमें आपको ना सबसे ज्यादा जो तंग करता होगा वो है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या है. तो आज हम उसको भी समझेंगे. सबसे पहले हम एक और डेफिनेशन देखते हैं. होम्योस्टेसिस रेफर टू द कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ डाइवर्स इंटरनल वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, एसिडिटी, वाटर लेवल्स. ओके, तो ये क्या बता रहा है कि होम्योस्टेसिस बॉडी के अंदर की वो कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करता है. इंटरनल जो वेरिएबल्स है ना, जैसे टेम्परेचर है, एसिडिटी, ये सारी चीजें वेरिएबल है ना, तो इन सब चीजों को मेंटेन करके रखता है. ये हमारी बॉडी की कैपेसिटी है. इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस. ओके, सो इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी विद इन लिमिट्स that allow it to survive successfully. Okay, and homeostasis also refers to the self-regulating process. ये हमारा self-regulating process है, body defensive mechanism है. इसी की वजह से तो हमारी बॉडी बची हुई रहती है. हमारी बॉडी डिफेंस करता है ना, ज्यादा पानी पी लिया तो ज्यादा यूरिन होगा, उस तरह से हम बचे हुए रहते हैं. हमारे सेल नहीं तो ज्यादा पानी पीने पे क्या होता है, ज्यादा बहुत मस्ती कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं भर भर के, हाँ, तो सेल हमारे क्या कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, बर्स्ट हो सकते हैं हमारे सेल, लेकिन हमारी बॉडी हमको इससे बचा लेती है होम्योस्टेसिस से. ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देती है. नाउ
हाँ, so it is self-regulating process that return critical system of the body to a set point. हमारी बॉडी में ना हर चीज का एक सेट पॉइंट होता है कि ग्लूकोज इतना ही रहेगा, फिर पानी इतना ही रहेगा सर, ठीक है। तो उसी में मतलब उसको बैलेंस करके चलना है, ना उससे ज्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं ना कि बॉडी को हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है शेप में रहे, तो हम एक डाइट बना लेते हैं ना कि ज्यादा अगर खा रहे हैं तो फिर हम तुरंत एक्सरसाइज करने लगते हैं, हम तुरंत अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं ना कि एक्सरसाइज करना। या फिर अगर हम बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हम माल न्यूट्रिशन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, फिर ज्यादा खाने लगते हैं। या फिर पैसे की ही बात ले लीजिए, ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो हम रोकते हैं, और कम खर्च कर रहे हैं, जरूरत की चीजों को भी रोक रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा खर्च करते हैं। तो ये हो गया होम्योस्टेसिस बैलेंस करना अपने पर्सनल लाइफ में भी, है ना। तो वैसे ही बॉडी भी होम्योस्टेसिस बैलेंस करती है। तो मुझे नहीं लगता अब ज्यादा इसमें लेक्चर देने की जरूरत है। ओके, तो ये हमारे बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म हो गया। तो ये देखिए होम्योस्टेसिस कहाँ पे हो रही है। देख, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन रेगुलेट करता है टेम्परेचर को? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ना, आपका जो दादाजी होता है ब्रेन का, पिट्यूटरी क्या है, मास्टर है, और हाइपोथैलेमस जो है ना ये दादाजी होता है। ये जाकर के ये मतलब पिट्यूटरी का भी मास्टर है। ये पिट्यूटरी को हमेशा इंफॉर्मेशन देता है, भाई उठो और तुम जाओ और जाकर के ये हार्मोन रिलीज करो, कि इस तरह से सिग्नल देता है। और ये रेगुलेट करता है किसको? टेम्परेचर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को। क्यों? क्योंकि वहां पे ना सेल्स होते हैं, हाइपोथैलेमस के पास सेल्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर सेल्स होते हैं और ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। किडनी मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को, कैसे करता है हम सब पढ़ेंगे। एंड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हीट थ्रू द बॉडी, ब्लड जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उससे हमारे शरीर के अंदर की हीट जो है रेगुलेट होती है। इवेपोरेशन फ्रॉम द बॉडी हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। इवेपोरेशन की वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है हमारा। पैनक्रियास रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, लाइक द स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज द हीट। आपको जब गर्मी की जरूरत होती है ना तो आपके जो स्केलेटल मसल होते हैं वो थोड़े अकड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से हीट जनरेट होता है, पूरे ब्लड में हीट फैलता है और आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now some of the physiological factor control in homeostasis in mammals are। कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं? कोर बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे मेंटेन होते हैं, ब्लड पीएच हमारा कैसे मेंटेन होता है, ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेंटेन होता है ज्यादा या कम होने पे, वाटर पोटेंशियल कैसे मेंटेन होगा ब्लड में, ओके, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें कैसे मेंटेन होगी। नाउ हम समझते हैं कि व्हाई द होम्योस्टेसिस इज रिक्वायर्ड। तो ओवरऑल अभी आप समझ गए होंगे कि होम्योस्टेसिस क्यों रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, अगर लो टेम्परेचर होगा तो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, और हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी, जो भी खाइएगा वो तुरंत जो है एनर्जी में बदल जाएगा। दूसरी बात क्या होगी कि प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। जब एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो आपके सारे बॉडी फंक्शन बहुत ही स्लो हो जाएंगे। एंड वाटर पोटेंशियल, पानी अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा कि अगर पानी कम हो जाएगा तो हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस से हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल में जो है चीजें जाती है ना। सो वाटर में मूव आउट ऑफ द सेल बाय द ऑस्मोसिस, ओके, and causing the metabolic reaction in the cell to slow or the stop। और क्या हो सकता है कि अगर ज्यादा हो गया then water में enter the cell, ओके, वाटर पोटेंशियल अगर ज्यादा हो गया तो वाटर अंदर आ जाएगा और फिर क्या होगा, सेल बर्स्ट हो सकता है आपका। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज देखते हैं। ग्लूकोज क्या है, रेस्पिरेशन के लिए एक फ्यूल है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमको क्या मिलता है, एटीपी। एंड रेस्पिरेशन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। सो लैक ऑफ इट कॉज द रेस्पिरेशन टू स्लो। अगर ग्लूकोज कम होगा तो आपको अच्छे से आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो दिन भर थके हारे से लेटे हुए रहोगे और आप मतलब फंक्शनल नहीं हो पाओगे, ओके। और यही बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो मतलब आप ना अजीब सा बिहेव करोगे, मेंटली आप थोड़े डिस्टर्ब टाइप का बिहेव करोगे। शायद आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट कभी कभी ग्लूकोज बहुत हाई हो जाता है ना तो वो ऐसा बिहेव करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि उनके ऊपर भूत आ गया, ओके। तो इस तरह की चीजें होती है।
The homeostatic mechanism in mammals required information to be transferred between different parts of the body. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना जरूरी है। कैसे किसी चीज को बैलेंस करेंगे हम? तीन चीजें होती हैं। एक तो रिसेप्टर होगा बच्चों, रिसेप्टर होगा जो रिसीव करेगा सिग्नल। रिसेप्टर जनरली आपके स्किन वगैरह जो सेंस ऑर्गन है ना, ये सारे होते हैं। ये रिसेप्टर रिसीव किया सिग्नल को, बीच में कोई कोऑर्डिनेटर होगा ना, ओके, बीच में कोई कोऑर्डिनेटर होगा और फिर होगा इफेक्टर, ओके, जो इफेक्ट करेगा, फिर वो बताएगा कि अच्छा ये करना, फिर जैसे ही चीजें ठीक हो जाएंगी फिर ये जाकर के उसको सिग्नल देगा कि बस हो गया, ओके। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। अब इसमें देखते हैं इन द नर्वस सिस्टम, सबसे पहले क्या है, देयर आर टू कोऑर्डिनेशन सिस्टम, दो तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। एक है नर्वस सिस्टम के थ्रू हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। तो इन द नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिटेड होती है, और एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स के थ्रू जो है सिग्नल्स जाते हैं और फिर ये चीजें बैलेंस होती हैं। अब देखते हैं कि कैसे बैलेंस होता है, ओके। मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, गाइस अब इसमें एक टर्म आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ये क्या है। देखिए पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि कोई एक ना, मतलब ग्रोइंग फेज में चल रहा है, कोई चीज बस ग्रो हो रही है। जैसे मान लीजिए ब्लड क्लॉट हो गया, हाँ ब्लड क्लॉट हो गया, तो ब्लड क्लॉट होने के बाद हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिलीज हो और ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट आकर के वहां जुड़े। लेकिन इसमें फिर स्टॉप होने वाला कुछ भी नहीं है फंक्शन, हाँ। जैसे या फिर पैट्यूरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, ओके, डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन, बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। तो ये भी एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर कोई चीज एक ही डायरेक्शन में चल रही है और पॉजिटिव वे में चल रही है, मतलब कि कोई चीज बस एम्पलीफाई हो रही है, कोई चीज बस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक क्या होती है? नेगेटिव फीडबैक इज अ फीडबैक मैकेनिज्म रिजल्टिंग इन इनहिबिशन और स्लोइंग डाउन ऑफ अ प्रोसेस। जैसे कि ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज में दो केस हो सकता ना, या तो ये बढ़ सकता है या तो ये घट सकता है। तो इसमें क्या होगा कि बढ़ेगा तो इसको फिर रोकने को बोला जाएगा, मतलब इनहिबिट करने को बोला जा रहा है ना। और अगर घट गया तो एक बार बढ़ाया जाएगा फिर से, जब ये बढ़ जाएगा तो फिर इसको स्टॉप किया जाएगा, ओके। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक, ये दोनों डायरेक्शन में चलता है। एंड इसमें क्या है ना, इनहिबिशन का काम ज्यादा होता है, कि रोकने का, किसी भी चीज को ना स्टॉप करने का काम ज्यादा हो रहा है, कि स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाओ, ओके, इनहिबिट करने का काम हो रहा है ज्यादा। और इसमें क्या है कि इसको एम्पलीफाई करने का काम हो रहा है, बढ़ाने का काम ज्यादा हो रहा है, ओके। तो पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल जनरली पूछे जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है चाइल्ड बर्थ जो हो रहा है उस समय ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, और फिर प्लेटलेट्स का रिलीज होना ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। या फिर हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स में बोल सकते हैं कि जैसे एग से चिकन बना एंड देन फिर चिकन से एग बना, मतलब कुछ नेगेटिव वाली कोई चीज ही नहीं है, हाँ। और नेगेटिव फीडबैक में क्या है आपका, बोल सकते हैं हम एग्जांपल द कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, फिर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, और मोस्टली जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं ना वो नेगेटिव फीडबैक पे ही वर्क करते, इनहिबिट कराने का काम किया जाता है, ओके। और जो नेगेटिव फीडबैक होता है ना वो बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रोसेस है, बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रोसेस है, और it is mostly associated with the stability of the system. It try to stable your system. ओके, और ये कब होगा? पॉजिटिव फीडबैक बहुत रेयर होगा और बस खत्म हो जाएगा तुरंत, ओके। और ये नेगेटिव फीडबैक बस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, okay. So this is about the first session. Must watch the second session. In second session we will study what happen if the temperature increases and what happen when the temperature decreases, how the body maintains increase in temperature and decrease in temperature. We will study the vasodilation and all the other parts.